नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित लेखिका सुनीता जैन जी की कहानी उन्हें जाने दो। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए उन्हें जाने दो। उस दिन नौकर छुट्टी पर था। घंटी बजने पर दरवाज़ा मैंने ही खोला। वह मुझे देख मुस्कुराई। रीना जी? जी, पर मैं शीला पांडे हूँ। आइए, अंदर आइए। आपकी बेटी और मेरी बेटी एक ही क्लास में पढ़ती हैं। अंदर आ, उसने बताया। मैं बहुत दिनों से आपके उपन्यास कहानियाँ पढ़ती आ रही हूँ। बड़ी भक्त हूँ आपकी। वह हंसी। एक दिन मैं बैठी वीकली में छपी आपकी कहानी पढ़ रही थी तो आरती मेरी बेटी बोली, मम्मी यह तो शबनम की मम्मी की कहानी है। बस तभी मैंने निर्णय कर लिया था कि आपसे अवश्य मिलूंगी। वह बोलती रही। मैं सकुचाई सी उसे परखती रही। 35 के आसपास उसकी वय होगी। कुछ स्त्रियां इसी उम्र में पूरे निखार पर आती हैं। लंबी कमर की खूबसूरत उस महिला की साड़ी और सलीका दोनों उसके अतिरिक्त सुसभ्य होने का पता दे रहे थे। देखिए, हमारी एक सभा है, वह कह रही थी। सभा भी क्या, बस ऐसे ही महीने या 15 दिन में कुछ कलाकार एक जगह इकट्ठे होकर गपशप कर लेते हैं। हमने सुना है कि आप कभी किसी सभा गोष्ठी में नहीं आती। लोगों का अनुमान है कि शायद थोड़ी बदमिजाज हूँ। नहीं, वह फिर हंसी। लोगों का जो भी ख्याल हो, मुझे पूरा विश्वास था कि जो ऐसी आत्मा को छू लेने वाली रचनाएं लिख सकता है वह व्यक्ति सिंपल के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आपको लेने आई हूँ। हमारी अगली सभा में आपको ज़रूर आना होगा रीना जी। पर मैं तो वह सब नहीं चलेगा। भला क्यों नहीं जाती आप कहीं? लोगों से मिलकर बड़ी घबराहट होती है। इंसान इंसान से मिलकर घबराएगा तो जिएगा कैसे? मैं परसों आपको 5 बजे पिकअप कर लूँगी। वह मुझे लेने आई। एक बार नहीं, कई बार। वह जिद करती, मनुहार करती और खींचकर मुझे ले ही जाती। सभा में तो उसके जाते ही जान आ जाती थी। जब मैं उससे कुछ परिचित हो गई तो पता लगा कि वह ना तो लिखती ही है ना चित्रकारी करती है, यहाँ तक कि आलोचक भी नहीं है। फिर भी वह लेखकों, चित्रकारों और आलोचकों के बीच का सूत्र है। सभा में अधिकतर ऐसे कलाकार थे जो अभी प्रसिद्धि की सीढ़ी पर पहला या दूसरा ही पैर जमा पाए थे। प्रायः ये सभी कलाकार अपनी प्रतिभा से त्रस्त और अपने अहम से कुंठित थे। ऐसे में यदा कदा तनाव उत्पन्न हो ही जाता। शीला जहाँ भी देखती कि लोगों में किसी बात पर मन मुटाव बढ़ रहा है या वे एक दूसरे को उघाड़ने पर आ गए हैं तो वह जाकर झट स्थिति संभाल लेती। जब कभी वह देखती कि कोई आलोचक जानबूझकर किसी नई लेखिका के पीछे पड़ गया है और आरोप लगा रहा है कि लेखिका अश्लील शब्द का बहुत इस्तेमाल करती है, तो शीला उस लाल पीली होती लेखिका के कंधे पर हाथ रख उसे वहाँ से ले जाती। जाते जाते पूछती जाती, अरे सक्सेना साहब, जरा अश्लील की परिभाषा तो हमें कभी समझा दीजिएगा। अगर शीला किसी को कहते सुनती कि फला का फला से चल रहा है या कौन किसकी रखैल है तो वह एकदम विषय बदलवा देती, यह कहकर, भाई वे लोग खुश नसीब हैं जो जिंदगी को जीते ही रहना चाहते हैं, मर नहीं जाते थक कर। शीला को जो लोग नहीं जानते थे वे उसकी बातों से थोड़ा स्तंभित रह जाते, चौंक जाते और एकाध पुरुष उसके इर्द गिर्द पूरी निर्लज्जता से मंडराते ही रहते। पर शीला इन सबसे बेखबर इस कलाकार मित्र से उस तक सारी सभा में हंसती बोलती रहती। कभी कभी मैं शीला की इस बेखबरी पर हैरान होती या गुस्सा कर लेती थी। एक शाम मुझे कुछ अधिक गुमसुम पा वह बोली थी, क्या बात है रीना दीदी, बोर हो गई क्या? जाने कब वह मुझे इतनी आत्मीयता से दीदी कहने लगी थी। बताओ ना क्या बात है? तुझ पर गुस्सा आ रहा है। अच्छा, गाड़ी कुछ धीमी कर वह बोली थी,
पर क्यों? तू इतनी अश्लीलता बर्दाश्त कर लेती है? किस ओर इंगित कर रही हो दीदी? आज शाम की ही लो ना। वह शुक्ला कैसे तुझे अपनी ओर आकर्षित करने का यत्न कर रहा था और तू मुस्कुराए जा रही थी। शुक्ला? अरे वह जिसकी मोटी तोंद है। गाड़ी एक रोक दी, मेरी ओर देख बोली, सच ही क्या वह मेरी ओर आकर्षित था? फिर शाम की सारी घटना जैसे मन ही मन याद कर खूब जोर से हंस दी। शीला के इस अछूते शिशुवत स्वभाव से मैं हार जाती। कुछ कहते नहीं बनता सिवाय इसके, अच्छा चला गाड़ी, क्या चक करती है हमेशा। दीदी, मुझे दुखी देख वह कहा करती थी, बेकार ही इतनी सेंसिटिव हो, सब चलता है, यह तो जीवन है। और मैं सोचती, क्या वास्तव में व्यक्ति इतनी सादगी में जी सकता है? यह सादगी भी कोई मुखौटा तो नहीं? नहीं, मुखौटा नहीं था। कितनी ही बार कनॉट प्लेस के किसी एम्पोरियम में कोई बहुत खूबसूरत जामावार देख या जावेरी के यहाँ कोई सुंदर आभूषण देख शीला की आंखों में जाने कितना तरल आह्लाद भर आता। सड़क पर अक्सर ही वह गाड़ी एक ओर खड़ी कर किसी राह चलती लड़की या महिला को देखने लगती। कहती, देखो ना रीना दीदी, कितनी सुंदर साड़ी है। और गाड़ी में बैठी कोई अन्य मित्र यदि कह देती, पर शीला तुझ पर यह साड़ी अच्छी नहीं लगेगी, तो शीला गाड़ी स्टार्ट करते आहत होकर कहती, साड़ी सुंदर है पर इसलिए नहीं कि मुझ पर अच्छी लगे। तब मेरी ओर वह निरीह सी देख लेती, मानो कह रही हो, दीदी तुम तो समझती हो ना मैं क्या कह रही हूँ। और कुछ ही महीनों की दोस्ती में मुझे शीला से प्यार ही नहीं हो गया, उसकी चिंता भी रहने लगी। इतना रूप, इतना धन, इतनी सुरुचि लेकर कैसे यह जी पाएगी इस कपटी दुनिया में? पर वह खूब बेखबरी से जीती, हर अच्छी वस्तु को प्यार करती चलती, मानो उस वस्तु की सुंदरता और गुण ही उसके लिए पर्याप्त सुख के कारण थे। खरीद कर या झपट कर किसी को वह अपना नहीं बनाना चाहती थी। उसकी उस बेलगाव वृत्ति में जहाँ एक शांति थी, वहाँ एक चुनौती भी। यही कारण था कि यह जानते हुए भी कि शीला किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करती, पुरुष प्रायः उसे आकर्षित करने का यत्न करते ही रहते। जैसे शीला की तटस्थता उनके पौरुष को किसी कसौटी पर कसती सी हो। स्वभाव से मैं शीला से काफ़ी भिन्न हूँ। किसी चीज़ पर जल्दी आसक्त नहीं होती, पर जिस वस्तु पर आसक्त हो जाती हूँ उसे बहुत यत्न से सबसे छुपा कर रखना चाहती हूँ, मानो अपना कुछ भी किसी को सौंप देना एक बहुत प्राइवेट, बहुत सेक्रेट सी बात हो, जिसे आम आदमी की निगाह से बचाना ज़रूरी हो। इसी स्वभावगत अंतर के कारण कभी कभी मैं शीला के खुलेपन से झेप जाती। बार बार सोचती, उसे टोक दूं जैसे वह कोई बच्चा हो और तौर तरीके सीखना उसके लिए लाजमी हो। पर हर बार शीला के निर्दोष चेहरे की पारदर्शिता से मैं स्वयं ठगी रह जाती। मेरा नया उपन्यास उन दिनों एक अध्याय पर आकर रुक गया था, जो किसी भी तरह आगे बढ़ने का नाम नहीं लेता था। उसी की खीज और झुंझलाहट मुझ में भरती रहती, अजब बेबसी महसूस होती। अचानक एक दिन वह अध्याय चल निकला और मैं उसी में ऐसी उतर गई कि ख्याल ही नहीं आया कि शीला मेरे पास कई महीनों से नहीं आई। मामूली तौर पर उसकी याद आई भी तो मैंने यह कहकर कि वह स्वयं आ जाएगी या कहीं गई होगी, अपनी व्यस्तता में विघ्न नहीं आने दिया। धीरे धीरे वह अध्याय ही नहीं, उपन्यास भी समाप्त प्राय हो गया। तो शीला की याद जरा शिद्दत से आने लगी। वह आए तो पहले मैं उसे ही पढ़ने को दूं। शायद हर लेखक को शीला जैसे एक भक्त पाठक की ज़रूरत रहती है, पर शीला नहीं आई। इससे पहले कि मैं उसे खोजने निकलूं, सभा की ओर से एक अन्य महिला का फ़ोन आ गया। रीना जी, आपको परसों हमारे वार्षिक सम्मेलन में अवश्य आना है, वह फ़ोन पर कह रही थी। भाई आ जाऊंगी, पर यह शीला कहाँ है? यही तो हमें भी नहीं मालूम। हम तो उसे फ़ोन कर कर के थक गए। कहती है हाँ मैं आऊँगी, पर आती ही नहीं। सभी सदस्य उससे बहुत नाराज़ हो गए हैं। पर शीला तो झूठे वायदे करने वालों में से नहीं है। हमें हैरानी तो इसी बात की है। आपने उससे पूछा वह बीमार तो नहीं? नहीं, बीमार नहीं है,
पर बात जरूर कुछ है। मुझसे नहीं रहा गया। तभी टैक्सी ले उसके घर आ गई। ढलती सी दोपहर थी। शीला अपने बगीचे में खड़ी माली को कुछ समझा रही थी। बिखरे बालों और कश्मीरी कढ़ाई की मैक्सी में शीला और भी मासूम सी लग रही थी। मुझे देखते ही मेरे पास आकर दोनों हाथ उसने पकड़ लिए, पर बोल नहीं पाई कुछ भी। कैसी हो शीला? अच्छी हूँ दीदी। आई नहीं इतने दिन से? ऐसे ही। अंदर आओ ना, या कहो तो यहीं लॉन में बैठें? यहीं बैठेंगे। वह अंदर चाय भिजवाने गई। इस बीच उसका नौकर लोहे की सफ़ेद शीशा जड़ी गोल मेज और लाल मखमली गद्दियों वाली सफ़ेद कुर्सियां बाहर रख गया। शीला के बगीचे के उत्तरी सिरे पर अशोक वृक्षों की कतार ऐसी लग रही थी मानो बहुत सारे झबरे जानवर सिर झुकाए खड़े हों, और पत्ते ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने कपड़े से पोंछ पोंछ कर उन्हें चमकाया हो। मैं उन्हीं वृक्षों के पास खड़ी थी जब शीला बाहर लौटी। नौकर चाय की ट्रे मेज पर रख गया था। मुझे अपने घर में अपने पास देख शीला की आंखों में गीली कृतज्ञता उभर आई थी। उसके कहने से माली मेरे लिए गुलदावरी का बड़ा सा गुच्छा तैयार कर रहा था। हम चाय का दूसरा प्याला पी रहे थे। वह बातचीत करती भी चुप थी। मैंने सीधा सवाल कर दिया। वह जानती थी मैं यह सवाल करूंगी ही। एक तैयार सा जवाब उसने दे दिया। नहीं दीदी, बीमार नहीं हूँ। फिर कैसे बताऊं? किसी से प्रेम प्रेम हो गया है क्या? मेरे सवाल का वही असर हुआ जिसकी मुझे आशा थी। हाथ का प्याला उसने मेज पर रख दिया। जरा सीधी होकर बैठी। प्रेम? उसने दोहराया। मुझे जानती तो हो दीदी, प्रेम वेम की बीमारी मुझे नहीं होती। और वह जल्दी जल्दी बताने लगी कि करीब 6 महीने से वह जब भी घर लौटती तो लगता कि घर में एक खास तरह का शोर है या वाइब्रेशंस हैं। एक कमरे में रेडियो चल रहा है, दूसरे में टेप रिकॉर्डर, तीसरे में रिकॉर्ड प्लेयर, और उसके तीनों बच्चे उसी शोर के साथ झूम रहे हैं। उसकी लड़की इसी वर्ष 16 की हो गई थी। 15 और 13 वर्ष के 2 लड़के थे घर में। उसे लगने लगा कि तीनों बच्चे अजनबी होते जा रहे हैं। लड़की अब उससे अधिक बात नहीं करती, कतराती सी रहती। न पूछती मम्मी कहाँ जा रही हो, न पूछती मम्मी कब आओगी। लड़के भी अपने अपने कमरे में दरवाज़ा बंद कर बैठे रहते। अगर किसी कामवश शीला दरवाज़ा खोले भी तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो वे अंदर से लॉक लगाकर बैठते हैं। बस ऐसी ही छोटी छोटी बातें थीं जिनसे शीला चोट खाती चली गई। दीदी, मुझे भय लगने लगा है। ये लोग कौन हैं? क्या मेरे ही बच्चे हैं? मैं कौन हूँ? क्या इनकी माँ हूँ? आंसू उसकी गहरी आंखों में कुछ देर भीग कर बह गए। मेरी ओर से चुप कराने का कोई यत्न न होते देख उसने आंसू पोंछे। नाक को रुमाल पर दबा कुछ देर बैठी, फिर छोटी छोटी स्मृतियों को जोड़ने लगी। बेटी की जब सहेलियां आती हैं तो वे लोग लॉन के किसी कोने, गेट के बाहर या छत पर फुसफुसा कर बातें करती हैं। पास से गुजरो तो एकदम चुप। पीछे अपमानित कर दे ऐसी दबी सी हंसी हंसती हैं ये लड़कियां। मुझे लगता है कुछ फालतू बेमतलब अनाकर्षक चीज हूँ जिसका उनके जीवन में कोई पॉजिटिव रोल नहीं रह गया है। इससे भी गहरी होती एक नश्तर चुभन कि कुछ होने वाला है। कुछ हो रहा है क्या? नहीं जानती। एक दिन लड़की के कमरे में सुई धागा खोजने चली गई। मुझे देखते ही आरती ने पलंग के गद्दे के नीचे कुछ छुपा दिया। पत्र, पुस्तक या तस्वीर। लड़कों के कमरे में यह कहने गई कि रेडियो थोड़ा धीरे चलाओ तो दोनों लड़के फर्श पर एक दूसरे से गुथे पड़े थे। लड़ाई? कैसी? किस लिए? इतना बताते बताते शीला कांपने लगी। गोदी में रखा अपना शॉल मैंने उसके कंधे पर डाला। चाय का ताज़ा प्याला बनाकर दिया। पूछा, शीला तुम्हें याद है मेरे घर का पता तुम्हें किसने दिया था? आरती। शबनम, आपकी बेटी। आपके घर में भी तो इस उम्र की बेटी है। आपके यहाँ यह सब नहीं होता? होता है शीला, यही सब होता है। आप कैसे सहती हैं?
आप तो मुझसे भी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। मेरी एक गुरु है शीला नाम की, उसने मुझे सिखाया कि यह सब जीवन है। मैंने तब वह बात कितने सहज ढंग से कह दी थी दीदी। मैं जानती हूँ कि एक उम्र में हम भी कुछ किताबों के हिस्से बार बार पढ़ते थे, कॉलेज में इधर उधर पेड़ों के नीचे लेटे बेमतलब की बातें करते थे। पर दीदी, हम रियल थे, वे बातें रियल नहीं थीं। अब लगता है ये बच्चे रियल नहीं रहे, वे बातें अधिक रियल हुई जा रही हैं। शीला, थोड़ा हौसला सब्र रखो, स्वयं को बचाओ, उन्हें जाने दो। बच्चे कुछ ही अरसे में अपने आप में लौट आएंगे। सच दीदी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। घड़ी की ओर देख वह रोती सी बोली, देखो 3:30 बजते ही जैसे ही बच्चों के घर लौटने का समय होता है, मुझे बुखार सा चढ़ने लगता है, कांपने लगती हूँ किसी दुराशा से। बताओ ना दीदी, मुझे इतना डर क्यों लगता है? चाय की खाली केतली उठा वह और चाय लेने चली गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।